Hello everyone. Today we are going to discuss our lecture series of thermodynamics, and today we are going to discuss second law of thermodynamics, and it is of your lecture 12. आज आपका 12वां लेक्चर है और आज हम लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे। तो आज आपका 12th लेक्चर है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। एक सेकंड में थोड़ा सा चेक कर लूँ सब सही साठ है कि नहीं। तो आज हम लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे और आज आपका जो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूरा खत्म हो जाएगा और इसके बाद एक और लेक्चर आएगा आपका और फिर वो भी कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स कुछ बचा ही नहीं इसके बाद, तो फिर आपका सब कंप्लीट हो गया। इसके बाद सिर्फ आपका एक प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस रहेगा, वो 2 घंटे का रहेगा, 1.5-2 घंटे का बस। तो फिर आप अपना इसी सारे नोट्स को अच्छे से रिविजन करिए और खुद लिखिए इस चीज़ों को। लोग नोट्स मांगते हैं, मैं समझ नहीं पाता हूँ कि इतनी मामूली क्या इसमें इतना बड़ा काम है कि मतलब आप एक नोट्स नहीं बना पा रहे हो। सोचो खुद से, अपनी हैंड राइटिंग सबसे अच्छी होती है और ये ज़्यादा दिन तक याद रहती हैं चीज़ें। देखिए हम लोग ना पहले क्या पढ़े थे एक्चुअली, वाट वाट एवर वी हैड डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लासेस कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो होता है वो बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। वो तो मैंने कहा कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी कंजर्व हो रही है। अब एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, देखो कोई भी पूछता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सब लोग बोलते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन चेंज और इट कैन ट्रांसफॉर्म। उसका सिर्फ फॉर्म बदलता है, it can change its form, but energy can neither be created nor be destroyed। ना एनर्जी को बनाई जा सकती है ना एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। सिर्फ एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में आप कन्वर्ट कर सकते हो, किसी भी एनर्जी को, बस ये कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। तो हम लोग तो बहुत सुनते आते हैं, लेकिन जब पूछो किसी से कुछ एग्जांपल दो, कुछ समझा दो, भाई समझ में नहीं आ रहा, तो लोग बता नहीं पाते हैं क्योंकि प्रैक्टिकली लोग सोचते नहीं है। लेकिन आज आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये तो हमें मालूम चल जाता है कि भाई एनर्जी ना तो कोई बना सकता है, ना ही कोई क्रिएट कर सकता है और ना ही कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन उसका डायरेक्शन क्या है एनर्जी का, ये फर्स्ट लॉ नहीं बताता है। फर्स्ट लॉ बस ये बताता है जितनी एनर्जी थी शुरुआत में उतनी एनर्जी बाद में भी रहेगी। हाँ, ये हो सकता है कि उसका अगर कम होता है तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। ये कहने का मतलब है टोटल एनर्जी आपकी कांस्टेंट रहेगी, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस टोटल एनर्जी ऑफ द सराउंडिंग इक्वल्स टू नेट टोटल एनर्जी। नेट टोटल एनर्जी आपकी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, उसमें बदलाव नहीं होगा। हाँ, बस ये हो सकता है कि सिस्टम के अंदर केमिकल एनर्जी थी तो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई हो, ये हो सकता है। मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है। अब आज अपन देखते हैं कैसे कन्वर्ट हो रही है, अभी देखेंगे अपन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का बेसिकली जो ड्रॉबैक था ना, ड्रॉबैक यही था कि ये डायरेक्शन नहीं बता पा रहा था। ये तो ये बता दे रहा था कि भाई एनर्जी कंजर्व होती है हमेशा, टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, लेकिन ये नहीं बता सकता था कि एनर्जी का डायरेक्शन क्या होता है। तो इसलिए हमें जरूरत पड़ गई सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो यही बताता है कि डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन क्या है किसी भी प्रोसेस का, पर्टिकुलर प्रोसेस का डायरेक्शन क्या है, वो ये बता देता है। सेकंड लॉ को समझने के लिए दो जो बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जिनका नाम आता है वो है आपके, एक केल्विन और दूसरे एक क्लॉसियस। इन दोनों ने स्टेटमेंट दिए सेकंड लॉ के अलग अलग। तो जो केल्विन ने जो स्टेटमेंट दिया उससे हम हीट इंजन को समझ पाए, और जो क्लॉसियस ने जो स्टेटमेंट दिया उससे हम रेफ्रिजरेटर को समझ पाए। तो केल्विन ने जो बोला वो स्टेटमेंट क्या है, अभी अपन आगे देखेंगे। और ये आज का लेक्चर जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं एकदम इससे एक पॉइंट भी आपका मत करना, ये ऑलरेडी कम है बहुत ज्यादा। क्योंकि किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आप देखोगे, अगर प्रॉपर पूरा थर्मोडायनेमिक्स कोई पढ़ाएगा ना तो 60 आवर का होता है, और अगर मैं पढ़ाऊंगा तो 80, मेरे तो 80 घंटे लग जाते हैं पढ़ाने में। और अगर जेई के पढ़ाना हो, एसएससी जेई के लिए, तो 35 से 40 घंटे लगते हैं मेरे को। बाकी दूसरे कोचिंग में तो 30 घंटे में लोग कवर कर देते हैं।
जो लोग नए नए टीचर अभी अभी बने हैं लोग, वो 30 घंटे, 25 से 30 घंटे पढ़ाते हैं। और आप लोग का तो जनरल इंजीनियरिंग है, तो ये तो 10-12 घंटे में लोग खत्म कर देंगे। वो तो मेरी बात अलग है कि मैं आप लोग खींच खांच के किस तरीके से 16, 17, 17, 18, 20 घंटे तक पहुंचा रहा हूँ। वो तो बहुत टाइम बच जा रहा है ऐसे लिखने से, नहीं तो आपका आराम से 20 घंटे क्रॉस कर जाता। तो अपना क्या देखना है, अपना कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहना चाहिए। जब पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ना चाहिए, कोई चीज छूटनी चाहिए कॉन्सेप्चुअल, क्योंकि देखो हर चीज याद करने से ना चीजें आपको याद कर लोगे कि कब तक काम आएगा। कुछ भी नया चीज घुमा फिरा के अगर पूछ देगा तो आप जवाब नहीं दे सकते। हाँ, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा, कितना भी घुमा लेगा, आप उसको बना ले जाओगे, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। और यही कारण है कि जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, ये डायरेक्शन को बता देता है, इसलिए अपन इसको पढ़ रहे हैं। कैसे बताता है, क्या करता है, आज ये पूरा लेक्चर आप देखोगे आपको सब समझ में आ जाएगा कि कैसे डायरेक्शन बता रहा है, क्या है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, सब अभी इस लेक्चर में सब आपका 1-1.5 घंटे में सब क्लियर हो जाएगा, ए टू जेड सारी पॉइंट। अब डायरेक्शन कैसे बताता है, बेसिकली एंट्रोपी होता है, एंट्रोपी, एंट्रोपी के जरिए बताता है। देखो एंट्रोपी जानते हो क्या होता है, इसको आप बस इतना लिख लो, किसी भी सिस्टम में रैंडमनेस क्या होती है, रैंडमनेस उसको मेजर करता है ये, ठीक है ना। रैंडमनेस, रैंडमनेस मेजर मेजर रैंडमनेस को मेजर करता है ये। एंट्रोपी का मतलब ये है, एंट्रोपी इज बेसिकली अ मेजरमेंट ऑफ द रैंडमनेस इन प्रेजेंट इन द सिस्टम, सिस्टम प्लस सराउंडिंग मीन्स मतलब टोटल सिस्टम, मतलब आप ऐसे समझो, या यूनिवर्स कह दो। तो एंट्रोपी का काम ये है कि ये रैंडमनेस को मेजर करता है सिस्टम के, और इसी के थ्रू जो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो डायरेक्शन बता रहा है वो एंट्रोपी ही बताता है ना, कि रैंडमनेस किधर है। क्योंकि देखो नेचर का फ्लो कैसा होता है, नेचर का फ्लो कैसा होता है, नेचर का फ्लो ऐसा होता है कि हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल किसी भी चीज का भी फ्लो होगा। जैसे टेम्परेचर अगर फ्लो करना है, अगर एक आपका एक तरफ ज्यादा टेम्परेचर है, एक तरफ कम टेम्परेचर है एक सिस्टम का, तो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर में फ्लो होगा। नेचर का फ्लो में ऐसा ही होता है। आप देखिए कहीं से अगर पानी गिर रहा है तो जिसका पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल गिरेगा, मतलब ऊपर से नीचे पानी आएगा, नीचे से ऊपर पानी नहीं जाता है। हाँ, ग्रेविटेशनल डिफरेंस हो कहीं तो बात अलग है, लेकिन नेचर का फ्लो ऐसे ही होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। कहीं भी आप देख लो, कहीं भी किसी भी जगह, हर जगह ऐसे ही होता है, चाहे हीट ट्रांसफर हो, चाहे टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा से कम, ऐसे ही ट्रांसफर हो रहा है। मतलब कहीं भी देखो तो ऐसे ही हो रहा है। नेचर का जो पूरा सिस्टम पहले से बनाया हुआ है वो तो यही इसी तरीके से काम कर रहा है। अब इसमें हमको बदलाव अगर कुछ करना है, हम उल्टा कराना चाह रहे हैं, उल्टा जब हमको कराना होता है, मतलब लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल मीन्स लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, तो हमें अपने से वर्क बनाकर उसको देना पड़ेगा अगर हम उल्टा कराना चाह रहे हैं। जैसे कूलर में जो पंप होता है, हम पानी कहाँ से कहाँ पहुंचा रहे हैं, नीचे से पानी हम ऊपर पहुंचाना चाह रहे हैं। पाइप देखो, पानी आप नीचे डालते हो, उसकी जो टंकी बनी रहती है और उसमें पाइप लगा रहता है, उस पाइप से चढ़ के पानी ऊपर जाता है, फिर उस ग्रास वाले पोर्शन में गिरता है। तो ऊपर आप भेज रहे हो ना पानी, नीचे से ऊपर, मतलब आप नेचर के अगेंस्ट काम कर रहे हो। जब आप नेचर के अगेंस्ट काम करोगे आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसलिए हम लोग को एनर्जी उसको देनी पड़ रही है, हमको इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में देनी पड़ रही है। इलेक्ट्रिसिटी हम दे रहे हैं तब पानी नीचे से ऊपर जा रहा है, यही कह रहा है क्लॉसियस। क्लॉसियस यही बात बोल रहा है कि अगर आपको कूलर में पानी ऊपर पहुंचाना है तो आपका मोटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और मोटर के शाफ्ट को घुमाने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि आप नेचर के अगेंस्ट काम कर रहे हो। जब जब आप नेचर के अगेंस्ट काम करोगे आपको वर्क देना पड़ेगा, और वर्क मतलब इलेक्ट्रिसिटी है हम लोग के, अगर आप सराउंडिंग में देखो तो इलेक्ट्रिसिटी है। आगे देखते हैं अपन। तो अब आप ये देखिए, देखिए एंट्रोपी आपके सिलेबस में नहीं है, बस एंट्रोपी में ये बस ये जान लो कि ये सिस्टम के रैंडमनेस को प्रदर्शित करता है, ये रैंडमनेस मेजर करता है मीन्स।
एक बैरोमीटर टाइप का है कि रैंडमनेस को मेजर करने वाला एक आप टर्म है ये। अब देखिए, समझ लो एक इंक्लिनेशन है, स्लोप है, मीन्स एक पहाड़ टाइप का आप समझ लीजिए, उसमें गाड़ी जो है ऊपर जा रही है। पहले जब नीचे गाड़ी थी तो उसका 50 लीटर उसमें तेल डला हुआ था, उसमें जो फ्यूल डला हुआ था डीजल, वो समझ लीजिए 50 लीटर है। अब तुम लोग बोलोगे अरे ये तो दो पहिया वाहन है, दो पहिया वाहन में डीजल क्यों डला है, पेट्रोल क्यों नहीं होता। सवाल अच्छा है, दो पहिया पीछे है, समझ रहे हो। देखो तुम लोग नहीं दिख रहा है क्योंकि तुम लोग की दो आंखें हैं, मेरी चार आंखें हैं, तो मुझे चार पहिया दिख रहा है। तुम लोग की ज्यादातर लोग जिनकी चार आंखें होंगी तो उनको पीछे भी समझ में आ रहा होगा कि दो पहिया है, इसलिए मैं डीजल बोल रहा हूँ। तो इसमें 50 लीटर डीजल है, लेकिन जब ऊपर तक पहुंचा वो, देखो जब लोकेशन 2 में जब पहुंचा तो इसके पास 30 लीटर बचा रह गया, 20 लीटर ईंधन इसका खत्म हो गया, 20 लीटर ईंधन इसका खत्म हो गया। मतलब इसके पास ये 50 लीटर जो है इसके पास तेल, ये है क्या चीज, ये केमिकल एनर्जी है ना। ये क्या है, ये केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। अब ये जब ऊपर पहुंचा, केमिकल एनर्जी क्यों है यार, इसी तेल को तो आग लगा के तुम गर्मी पैदा कर रहे हो, हीट प्रोड्यूस कर रहे हो। जब हीट इसका इस्तेमाल करके प्रोड्यूस कर रहे हो तो ये केमिकल है जो कि आपको एनर्जी दे रहा है, इसलिए इसको केमिकल एनर्जी बोलते हैं। अब देखो, जब ये ऊपर पहुंचा तो इसका केमिकल एनर्जी कम हुआ, नोटिस करने वाली बात है। 50 लीटर था ईंधन, अब इसका 30 लीटर ईंधन हो गया, मीन्स फ्यूल। अब इसका ईंधन 30 लीटर हो गया, 20 लीटर ऊंचाई में जाने के लिए इसने खर्च किए। देखो मैंने पहले ही कहा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ यूज करना है आपको। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रॉयड। ये जो केमिकल एनर्जी आपने 20 लीटर जो आपने ईंधन खर्च किया है, ये केमिकल एनर्जी है, और ये ना तो आप बना सकते हो ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो आप बोलोगे 20 लीटर गया कहाँ, डिस्ट्रॉय ही ना हुआ। नहीं, वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, वो फॉर्म में, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। मतलब आप नीचे से ऊपर तक लेकर जा रहे हो ना, तो ये आप पोटेंशियल एनर्जी ऊपर में जा रहे हो, नीचे का सामान आपको ऊपर पहुंचाना है, तो आपको अपने से कुछ वर्क देना पड़ेगा ना। क्या दे रहे हो, वो ईंधन दे रहे हो, मीन्स आप केमिकल एनर्जी दे रहे हो। आप केमिकल एनर्जी आपकी घट रही है और पोटेंशियल एनर्जी आपकी ऊपर बढ़ रही है, समझ रहे हो बात को। यहाँ पे मान लीजिए लोकेशन 1 में मान लो यहाँ पे टोटल एनर्जी जो है आपकी वो है 10, क्योंकि 10 ही आपकी समझ लीजिए केमिकल एनर्जी थी। 50 लेता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, बोलोगे वहां तेल आप 50 रखे हो और यहाँ 10 लिखे हो। चलो 50 लो, ठीक है। 50 केमिकल एनर्जी थी, वही आपकी टोटल एनर्जी थी। लेकिन जब ऊपर पहुंचे ना, तो आपका जो केमिकल एनर्जी था, जो आपका फ्यूल बचा वो 30 हो गया, मतलब 30 जूल आपकी एनर्जी ऊपर है। और लेकिन क्योंकि नीचे पोटेंशियल एनर्जी कम रही होगी, सपोज डेट यही आपका डेटा है, मान लीजिए नीचे जो पोजीशन है 1, यही आपका डेटा है, यही आपका रेफरेंस है, रेफरेंस। तो अब इसको अपन जीरो मानेंगे ना, इसके ऊपर वाले को, इसके ऊपर चलेंगे और वो देखेंगे कि भाई वो यहाँ से मानेंगे कि ऊपर कुछ पोटेंशियल एनर्जी, इसका यहाँ पे अपन जीरो मान रहे हैं, इसके ऊपर फिर इसमें प्लस करते चलेंगे। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 20। क्यों 20 मैंने लिया, क्योंकि टोटल एनर्जी कभी बदलती नहीं, एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है। तो टोटल तो मेरे भाई 50 ही रहेगा, टोटल नहीं बदलेगा, सिर्फ एनर्जी का फॉर्म बदला है। जो 20 जो केमिकल एनर्जी जो गायब हो गई थी, वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई दोस्त, वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। और यही तो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यही है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कंजर्व्ड है, टोटल एनर्जी नहीं बदलने वाली। इसलिए तो कह रहे हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रॉयड। आप सिर्फ एक एनर्जी के फॉर्म को दूसरे एनर्जी के फॉर्म में बदल रहे हो और सोच रहे हो बहुत होशियार हो गए हो। भाई कोयला खदानों में क्या हो रहा है, कोयला जला रहे हैं और उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, यही ना हो रहा है। केमिकल एनर्जी को आप हीट एनर्जी में कन्वर्ट करो, फिर हीट से फिर आप इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो, आप यही तो कर रहे हो।
हर जगह यही हो रहा है, कहीं भी आप देखिए। रिजर्वायर ऊपर रहता है, नीचे अपन टरबाइन लगा देते हैं, ऊपर डैम बनाते हैं, डैम से पानी बहते हुए नीचे आता है, टरबाइन को फिर धक्का मारता है, उनकी ब्लेड पे घुमा देता है, शाफ्ट घूमता है, शाफ्ट से में कनेक्ट कर देते हैं जनरेटर को, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देता है। वहां पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी में। आप कन्वर्जन बस कर रहे हो, आप कोई चीज क्रिएट नहीं कर रहे हो। जो लोग बोलते हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जनरेशन ऑफ पावर, वो गलत है। वो तो बस कैलकुलेशन के लिए लिखा जाता है। आप कुछ एनर्जी बना सकते हो क्या? एनर्जी बना नहीं सकते हो, आपने एनर्जी को कन्वर्ट किया। आपने एनर्जी को कन्वर्ट किया है, बस यही होता है। लेकिन एक बात सोचो, एक बात सोचो, अब सपोज करो 1 से 2 हम चल रहे थे, अब एक काम करते हैं कि 2 से 1 चलते हैं। स्टार्टिंग हमारा 2 है और एंडिंग हमारा 1 है, मतलब इसको रिवर्स करते हैं सिचुएशन को। अगर ऊपर वाली गाड़ी अगर नीचे जाएगी, ऊपर वाली गाड़ी अगर नीचे जाएगी, तो क्या इसका केमिकल एनर्जी बढ़ जाएगा? क्योंकि देखो, ऊपर जाने में इसका केमिकल एनर्जी घट रहा था, नीचे जाने में इसकी केमिकल एनर्जी बढ़ेगी? कभी नहीं। घटेगी तो भी घटेगी, ईंधन तो बर्बाद होना ही है। मतलब ऐसा होना चाहिए था कि हम जब ऊपर जा रहे थे तब केमिकल एनर्जी हमारी घट रही थी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा था। अब नीचे आ रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं, तो ऐसा हो जाना चाहिए था कि केमिकल एनर्जी हमारी बढ़नी चाहिए थी और पोटेंशियल एनर्जी हमारी कम होनी चाहिए थी, लेकिन वो हुआ नहीं। समझ रहे हो? इसलिए डायरेक्शन का कितना इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? हमको ऊपर ही जाएंगे तभी हमारे लिए काम का काम है कि केमिकल एनर्जी हमारा घटेगा, हमारा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है। लेकिन नीचे जाएंगे तो हमारा यहाँ गड़बड़ हो रहा है हिसाब किताब। तो डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस समझो, क्यों है डायरेक्शन, क्यों हम लोग को सेकंड लॉ को पढ़ना पड़ रहा है, मजबूरी है। क्योंकि इसीलिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डायरेक्शनल लॉ बोलते हैं। डायरेक्शनल लॉ, क्योंकि डायरेक्शन के बारे में बताता है किसके जरिए? एंट्रोपी के जरिए। और लेकिन एंट्रोपी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसके बारे में अपन नहीं पढ़ेंगे। और एंट्रोपी ना होने के चलते ही आपका सिलेबस जो है मुश्किल से 15-20 घंटे का बन गया। एंट्रोपी, मैक्सवेल रिलेशन, अवेलेबल एनर्जी, इरिवर्सिबिलिटी, ये सब तो आप में है ही नहीं। ये थर्मो में तो जादू तो एंट्रोपी में ही है, सारा खेल तो एंट्रोपी। एंट्रोपी पढ़ते मुझसे ना तब तुम लोग कायल हो जाते। देखो, एक स्टेटमेंट है, इसको भी आप लोग समझो बात को। कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू, देखो हीट क्या होती है? हीट ये एक लो ग्रेड एनर्जी है। मैंने फर्स्ट फर्स्ट लेक्चर में बताया था ये। और वर्क जो है हाई ग्रेड एनर्जी। देखो, बेसिक इतना लंबा चला तो कितना आसान हो जाता है चीजें। हीट लो ग्रेड एनर्जी होती है, वर्क जो होता है हाई ग्रेड एनर्जी होता है। आपको याद है वर्क इज डन बाय द सिस्टम, जब वेट को रेज करते हैं तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम, जब वेट नीचे जाता है तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। याद आया आपको? नीचे वाला निगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव, बताया था मैंने। तो एकदम सीधा सीधा ये हिसाब किताब होता है वर्क का, इसीलिए हाई ग्रेड एनर्जी है। ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में चीजें मूव करती हैं इसमें, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये, अरे इसका तो अलग है। जैसे ये फोन है ना, इस हैंड में रखा हुआ है फोन, ठीक है। अब इसको मूव करना है तो पूरा मॉलिक्यूल एक साथ मूव करेगा। अब ये नहीं कि इतना टूट के आगे हम मैं इसको बढ़ा दूंगा उसका वर्क निकलेगा अलग, पूरे सिस्टम का वर्क निकलेगा। ये पूरे को आगे बढ़ाना पड़ेगा, फ्रिक्शन है बीच में, ये इसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, मतलब वर्क करना पड़ रहा है। तो ऑर्गेनाइज फॉर्म में चीजें मूव करती हैं। हीट में ऐसा नहीं है, हीट में ऐसा नहीं है। अगर एक पेपर ले लूं और एक माचिस की कढ़ाई को आग लगा लूं और उस पेपर को जलाने की कोशिश करूंगा, नीचे रखूं अगर, तो हीट कहीं चारों तरफ जा रहा है, ऐसा नहीं है। ऑर्गेनाइज एक ही डायरेक्शन मूव कर रहा है, ऐसा नहीं है। ये इसके तो सारे मॉलिक्यूल्स एक ही डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। फोन के सारे मॉलिक्यूल्स एक ही डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, क्योंकि ये वर्क है। हीट लो ग्रेड एनर्जी होती है, ये डिस्पर्स्ड फॉर्म में मूव करती है, इसका ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म नहीं होता हीट के केस में। इसीलिए लो ग्रेड एनर्जी को आप हाई ग्रेड एनर्जी में कंप्लीट कन्वर्जन नहीं कर सकते। हाई ग्रेड एनर्जी को आप लो ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग घर में वो रखे होंगे, क्या कहते हैं, पानी गर्म करने वाला हीटर। पानी गर्म करने वाला हीटर रखते हो, वो क्या करता है भैया? वो वर्क को सीधा सीधा हीट में कन्वर्ट कर देता है और इसलिए पानी गर्म हो जाता है। जितने भी हीटर होते हैं सब यही करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल गर्मी में आप लोग जो हाथ सेकने वाला जो हीटर होता है, उसमें भी यही होता है। जो इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है डब्ल्यू के फॉर्म में, वो हाई ग्रेड एनर्जी है। ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है, तारों में बिजली आ रही है, वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है, उसका मूवमेंट ऑर्गेनाइज। बट डायरेक्शन पहले से डिसाइड कर दिया गया है कि आपको इसी तार से होके जाना है। ऐसे कहीं भी अगर हीट की तरह चल दे तो किसी को भी मसक दे भाई, ऐसे थोड़ी इसलिए ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है ना वो। लेकिन हीट जब आ रहा है तो आप देखो, इधर भी खड़े होकर ऐसे भी ले सकते, हाथ ताप सकते हो, आप ऐसे भी ताप सकते हो, समझ रहे हो। और अगर तार लगा हुआ है, ऐसे तार के पास से हाथ तापोगे तो आपको करंट थोड़ी ना मार देगा, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मूव कर रहा है। लेकिन जब हीट में कन्वर्ट हो गया, हीटर के सामने आप खड़े हो तो ऐसे भी हाथ तापो, ऐसे भी तापो, कैसनो ताप लो, एज योर विश। क्योंकि वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मूव नहीं कर रहा है, डिस्पर्स्ड फॉर्म में मूव कर रहा है, मतलब फैल जा रहा है कहीं भी। लेकिन वर्क हमेशा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मूव करता है, इसलिए वो हाई ग्रेड एनर्जी है। लो ग्रेड एनर्जी हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट पूरा आप नहीं कर सकते। देखिए, अच्छे इंसान को घटिया आदमी बनाना आसान होता है, घटिया आदमी को अच्छा इंसान बनाना बहुत मुश्किल है। कुल मिला के मतलब ये समझो, लो ग्रेड एनर्जी जो है ये घटिया आदमी, और हाई ग्रेड एनर्जी जो अच्छा आदमी। समझ पाए? चलो अब आगे बढ़ो, और नीचे यही लिखा है, ये देखो, ये सब चीजें आप लिख लेना आप अपनी कॉपी में। देखो, लेकिन अब आप बोलोगे कि यार क्या कहते हैं, आपको एग्जांपल देके दिखाइए थ्योरी से ही। तो एक मैंने एग्जांपल पहले से लिख लिया। देखिए, ये मान लो आइसोथर्मल प्रोसेस है, और एक कंटेनर है जिसके अंदर हम आइडियल गैस रखे हुए हैं। आइडियल गैस के केस में आपको मालूम है कि जूल्स लॉ लगता है। जूल्स लॉ के लिए सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस होता है। इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, और आइसोथर्मल केस है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो डी तो अपने आप जीरो हो गया ना। अगर डी यू इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, मतलब डी यू जो है वो क्या है, एम सी बी डी टी। और आपने कहा आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो भैया टी टू माइनस टी वन क्या हो जाएगा, जीरो। टी क्योंकि टी टू और टी वन दोनों सेम है, क्योंकि आइसोथर्मल केस है, तो ये जीरो हो गया। और यही कारण है कि ये जीरो हो गया। तो इसका मतलब लो ग्रेड एनर्जी इज इक्वल्स टू हाई ग्रेड एनर्जी। Q इज इक्वल्स टू 30 दिया गया, तो W भी 30 मिल रहा है आइडियल गैस के केस में, आइसोथर्मल के केस में। मतलब वर्क डन पूरा पूरा हीट में कन्वर्ट हो गया। कब? आइडियल गैस के केस में। क्या कोई ऐसी गैस आइडियल पूरी दुनिया में एकदम आइडियल होती है? नहीं होती, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है करना। ये तो थ्योरी में पॉसिबल है, थ्योरी में तो अपन अपने हिसाब से एजम्पशन कर लिया आइसोथर्मल होता है। आइसोथर्मल कभी भी टेम्परेचर कांस्टेंट ऐसा कोई आप प्रोसेस बना ही नहीं सकते जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो ही नहीं सकता। लेकिन हो गया, अपन मान लेते हैं, और उस थ्योरी के हिसाब से समझा रहे हैं कि हाँ, वर्क डन को हाई ग्रेड एनर्जी को लो ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। देख लो, डब्ल्यू इक्वल टू क्यू हो गया यहाँ पे। तो ये सिर्फ समझाने के लिए है। आपको याद क्या रखना है यहाँ पे, आपको ये चीज, ये दोनों स्टेटमेंट आपको याद रखना है, पहली बात। फिर दूसरी चीज आपको क्या याद रखना है, ये तो समझाने के लिए मैंने बताया। और सेकंड लॉ क्या होता है ये देखो। फर्स्ट लॉ तो आपको अच्छे से याद ही होगा, मुझे मालूम है, ये और ये, ठीक है। बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। अब आइए एनर्जी रिजर्वॉयर। देखो, एनर्जी रिजर्वॉयर क्या होता है आप समझिए इसको। जैसे पानी का रिजर्वॉयर होता है ना, डैम, उसमें डैम के अंदर क्या होता है, पानी। डैम के अंदर पानी होता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर रिजर्वॉयर बोलते हैं ना, वाटर रिजर्वॉयर। एक सेकंड, एक सेकंड, थोड़ा मैं एक चेक कर लूँ थोड़ा। तो डैम के अंदर पानी होता है, तो उसको वाटर रिजर्वॉयर बोला जाता है, ठीक है। डैम के अंदर जो पानी होता है तो उसको क्या बोला जाता है, वाटर रिजर्वॉयर। और यहाँ पे क्या है, यहाँ के रिजर्वॉयर में आग लगी हुई है, क्योंकि इस रिजर्वॉयर में हीट है, हीट को मिला है, इसके पास है। सोर्स का मतलब होता है ये हीट, हीट सोर्स है, मतलब थर्मल एनर्जी इसके पास बेनतहा इनफाइनाइट थर्मल एनर्जी इसके पास है, और ये हीट दे दे, हीट जो दे रहा है। लेकिन जब ये हीट दे रहा है, लेकिन इसका जो सोर्स किसी टेम्परेचर पे है, सोर्स जो है आपका किसी टेम्परेचर पे है, T1 मान लीजिए, T1 टेम्परेचर पे है, लेकिन T1 टेम्परेचर में इसका चेंज नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट है ना यार।
समुद्र से 1 लोटा पानी निकाल लोगे तो समुद्र, आप क्या बोलोगे, समुद्र खत्म? समुद्र थोड़ी ना खत्म रहेगा, 1 लोटा पानी निकालने से क्या होता है? कुछ नहीं होता। तो सोर्स एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है और वो इतना उसके पास हीट है कि आपको थोड़ा बहुत हीट दे दे रहा है, लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। इसको कहते हैं सोर्स। सोर्स का काम है, वो हीट सोर्स है, वो आपको हीट दे रहा है। सिंक का काम ये है कि हीट को कलेक्ट करना। वो हीट लेता है लेकिन उसका टेम्परेचर नहीं बदलता। भाई समुद्र में 1 लोटा पानी डाल दोगे तो क्या बोलोगे, समुद्र मैंने बनाया है, पूरा समुद्र मैंने बना दिया 1 लोटा पानी डाल के? भाई समुद्र पे अगर थूक दोगे या 1 लोटा पानी डाल दोगे तो क्या बोलोगे कि पूरा समुद्र का पानी मेरे मेरे मेरी बदौलत बना है? ये नहीं बोल सकते ना। या 1 लोटा निकालो या 1 लोटा डाल दो, उससे कोई नहीं फर्क पड़ेगा। तो ये हो गया एनर्जी रिजर्वॉयर। और ये क्लोज सिस्टम विथ क्यू। देखो क्लोज सिस्टम क्या होता था, एनर्जी रिजर्वॉयर को आप ऐसे अगर कोई सिंपल तरीके से डिफाइन करो तो आप बोल सकते हो क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या होता है, जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर हो लेकिन मास ट्रांसफर ना हो। यहाँ एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, मास ट्रांसफर हो रहा है क्या? मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ध्यान रखना इस बात का। आप क्यू बाहर निकल रहा है तो वो एनर्जी है, वो मास नहीं है। समझ रहे हो बात को? अंदर से स्टीम बाहर नहीं आ रहा है, फ्लूइड बाहर नहीं आ रहा है। फ्लूइड का मतलब क्या होता है, लिक्विड या फिर एयर। वो बाहर नहीं आ रहा है, सिर्फ हीट बाहर आ रहा है। आपका मोबाइल गर्म हो जाता है, आप उसको छूते हो तो आप गर्म लगता है ना? क्यों लगता है? अंदर से कोई चीज भाप बाहर आ रहा है, भाप बाहर निकल रहा है क्या? नहीं। लेकिन आपको इसलिए लग रहा है, कंडक्शन हो रहा है। जब आप छूते हो ना तो उसके मटेरियल में कंडक्ट होके आपके कांटेक्ट के चलते आपके हाथ में गर्म लगने लग महसूस होता है आपको, कंडक्शन के चलते। मेटल टू नॉन मेटल कांटेक्ट, लेकिन कंडक्शन हो रहा है वो, ठीक है। और जैसे कि मीन सॉलिड टू सॉलिड कांटेक्ट, आप ऐसे बोल सकते हो। और जैसे कि आप देखिए, जब कुकर की जब सीटी बजती है उसका ढक्कन हटा दीजिए, ऊपर से उसमें तो मास ट्रांसफर भी हो रहा है, भाप निकलता है उसमें। आप छू के देखना, आप फील करोगे धुआं निकलेगा, वो मास ट्रांसफर है, ठीक है। और एनर्जी भी ट्रांसफर हो रहा है, मास ट्रांसफर भी एनर्जी ट्रांसफर भी है। गर्म लग रहा है आपको और मास ट्रांसफर भी हो रहा है। आपको धक्का भी लगेगा जब आप ऊपर ऐसे हाथ रखोगे तो भी वो मास ट्रांसफर हो रहा है उसमें। समझ में आया? तो क्लोज सिस्टम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। और कौन वाली एनर्जी? एनर्जी दो प्रकार की होती है, लो ग्रेड एनर्जी डेट इज हीट, हाई ग्रेड एनर्जी डेट इज वर्क। तो यहाँ पे कौन सा ट्रांसफर हो रहा है? यहाँ पे लो ग्रेड एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। ये आपको याद रखना है एनर्जी रिजर्वॉयर में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक चीजें है ना। देखो बेसिक में मैंने उतनी चीज आपको बताई थी जितना आपका काम है। अब देखो सेकंड ऑप्शन में देखो, ये सब ये डिजाइन नहीं है। अच्छा हाँ, तुम लोग इसको डिजाइन मत मान लेना कि तुम लोग सोचो कि भैया ये डिजाइन बना दिया है, बड़ा मस्त डिजाइन। डिजाइन नहीं है ये स्टार बनाया गया है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट है सेकंड लॉ स्टेटमेंट्स कि मैं क्या बता दूं, इतना स्टार बना दिया हूँ, देख लो। देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्टार बनाए हूँ। सप्तऋषि सप्तऋषि पढ़ते तो हैं हम लोग किताबों में। 7 रहने दो, ताकि ये क्या हो गया, 7 रहने देते हैं। सप्तऋषि, 7 स्टार्स। थोड़ा इंडियन कल्चर से मैच करते रहना चाहिए चीज़ों को। देखो केल्विन प्लांक, जब आप सुने होंगे ना, केल्विन टेम्परेचर, केल्विन वही वही भाई साहब हैं ये। टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए, सेल्सियस, सेल्सियस तो दूसरे थे। ये केल्विन का पहले समझो। केल्विन और प्लैंक दोनों अलग, दो साइंटिस्ट हैं, ठीक है। एक आदमी मिलके नहीं किया ये मत सोचना कि जैसे अ, अवधेश मिश्रा होता है तो ये टाइटल होगा प्लैंक। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ये केल्विन अलग साइंटिस्ट है, प्लैंक अलग साइंटिस्ट है। देखो ये कब यूज करना है, केल्विन प्लैंक का जो स्टेटमेंट है ये बेसिकली साइकिल के लिए होता है और फॉर वर्क प्रोड्यूसिंग। जहां वर्क, मैंने कहा ना, इसी से तो हम इनके स्टेटमेंट से ही समझ पाए कि हीट इंजन क्या होता है। हीट इंजन क्या होता है, इसी से समझे हम। और फिर दूसरा वाला जब मैं बताऊंगा क्लॉसियस, उससे हम ये समझ पाए कि रेफ्रिजरेटर क्या होता है। उन्होंने एक तरीके से रेफ्रिजरेटर को डिफाइन कर दिया और हीट पंप को उन्होंने डिफाइन किया, क्लॉसियस ने। केल्विन प्लैंक्स ने क्या, किसको डिफाइन किया? हीट इंजन को। देखिए आप,
अब इट इज इम्पॉसिबल, इसमें आप एक शब्द ही नहीं बदल सकते क्योंकि ये स्टेटमेंट साइंटिस्ट के द्वारा दिया हुआ है, हम अपने जेब से निकाल के नहीं रख दिए। इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप अ डिवाइस while वर्किंग इन अ साइकिल विच प्रोड्यूसेस वर्क कंटिन्यूसली बाई इंटरेक्टिंग विद अ सिंगल रिजर्वॉयर। अब देखो क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, तुम लोग अपना अच्छे से पढ़ते रहना। वर्क आप प्रोड्यूस कर रहे हो, वर्क आप प्रोड्यूस कर रहे हो और बिना कुछ रिजेक्शन के, बिना कुछ रिजेक्शन की, रिजेक्ट किए हुए आप हीट लिए और उसको डायरेक्ट वर्क में आप कन्वर्ट कर दिए बिना कुछ रिजेक्ट किए, बिना कुछ रिजेक्ट करिए। ये आपको सुना सुना लग रहा होगा यार, PMM1 में हम लोग ऐसे पढ़े थे, आपको ऐसा लग रहा होगा ना, नहीं वो अलग चीज है। वहां रिजेक्शन की बात नहीं हो रही थी, यहाँ दूसरा केस है। यहाँ आपको कुछ ना, ये देखो ये केल्विन, सर केल्विन ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ रिजेक्शन होना चाहिए। आपने क्यू को वर्क तो कन्वर्ट किया, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत वर्क हुआ, लेकिन कुछ रिजेक्ट भी होगा। उनके कहने का मतलब ये, वहां का केस अलग था, वहां की क्योंकि समीशन ऑफ क्यू, क्यों साइकिल में, जैसे इसी केस को देख लो तो यहाँ फर्स्ट लॉ वायलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है फर्स्ट लॉ वायलेशन यहाँ भी, ठीक है। लेकिन यहाँ देखना, देखने का नजरिया अलग है। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, क्यों? क्यों फर्क आ रहा है वहां और यहाँ में? देखिए आप, यहाँ पे एफिशिएंसी क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, एफिशिएंसी होता है आउटपुट बाई इनपुट। आउटपुट क्या है यहाँ पे? आउटपुट बाई इनपुट, ये होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है वर्क डन बाई हीट सप्लाइड। तो वर्क डन क्या है? वर्क डन बाय हीट सप्लाइड। अब आप कह रहे हो यहाँ पे तो इस, अगर डिवाइस को हम सिस्टम माने, अगर हम अपने डिवाइस को सिस्टम माने तो इसमें से W निकल रहा है और Q अंदर जा रहा है, तो जाहिर सी बात है W इजकल टू क्यू। W इजकल टू क्यू हो गया तब तो ये एफिशिएंसी 1 हो गया। एफिशिएंसी कभी 1 हो ही नहीं सकती, हमें एफिशिएंसी आपकी 1 से कम ही होगी। ये 100%, इसलिए कहा जा रहा है एफिशिएंसी कैन नॉट बी 100%। 100% का मतलब, 100% का मतलब 100/100, 100/100 दैट इज 1। और एफिशिएंसी कैन नॉट बी इज इक्वल्स टू 1, 1 से कम ही रहना है। तो PMM2 परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड, वो फर्स्ट काइंड था, ये सेकंड काइंड है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एफिशिएंसी आपकी 100% नहीं हो सकती। और ये एफिशिएंसी ऑफ PMM2 मतलब एफिशिएंसी जो परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड की एफिशिएंसी 100% होती है, ऐसा बोला जा रहा है। क्या ऐसी मशीन बनाई जा सकती है? नहीं, ये नहीं हो सकता, ऐसी मशीन हम नहीं बना सकते। इसलिए मैंने लिखा ना, PM2 इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल क्योंकि ये ऐसी मशीन बनाई जा रही है जिसमें बताया जा रहा है उसकी एफिशिएंसी 100% है, और ये सेकंड लॉ का वायलेशन हो जा रहा है। पहले वाले केस में PMM1 में फर्स्ट लॉ का वायलेशन हो रहा था, यहाँ PMM2 में सेकंड लॉ का वायलेशन हो रहा है। आपसे पूछा जाएगा कि PMM2 में क्या फर्स्ट लॉ का वायलेशन हो रहा है? नहीं, आप बोलोगे सेकंड लॉ का हो रहा है, आपको ऐसे बोलना है। अब देखिए आगे, ये देखिए सोर्स है। अब यहाँ ये आपका सोर्स है T1, यहाँ मोहल्ले में मारा कुटाई चल रही है, नहीं लग रहा है आसपास। देखो ये वो जो सोर्स है आपका T1 है, और सिंक जो है आपका T2 है। सिंक में कुछ ना कुछ रिजेक्ट होके गिरता है, कोई ना कोई हीट। सिंक का काम है हीट लेना, सोर्स का काम है हीट देना। सोर्स के पास बहुत सारा हीट है, वो देगा। सिंक का काम है हीट ले लेकर वो इकट्ठा कर रहा है, ठीक है। तो देखो ये क्यू है, और हीट इंजन क्या है? हीट इंजन का काम है वर्क प्रोड्यूस करना, तो वर्क को प्रोड्यूस किया है, और इसीलिए ये हीट इंजन है। ये आपका क्या है? ये आपका है हीट इंजन। ये है आपका क्या? हीट इंजन, ठीक है। ये हीट इंजन वर्क प्रोड्यूस करा, और मैंने पहले बताया एफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट बाय इनपुट, दैट इज वर्क डन डिवाइड बाय हीट सप्लाइड। ये आपका है वर्क डन, वर्क डन बाय हीट सप्लाइड, हीट सप्लाई, वर्क डन बाय हीट सप्लाइड, ठीक है। और वर्क को आप ऐसा भी लिख सकते हो Q1 माइनस Q2,
वो होता है वर्क डन। और एफिशिएंसी को आप लिख सकते हो 1 माइनस क्यू टू बाई क्यू वन। वर्क की वैल्यू जो है Q1 माइनस क्यू टू, आप यहाँ रख दीजिए W में, तो आपका हो जाएगा 1 माइनस क्यू टू बाई क्यू वन। ठीक है। हाँ, और ये जो इक्वेशन होती है ना, ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल किसी भी इंजन के लिए ये वैलिड है। बेधड़क इसको यूज करना है, ये हर तरीके के इंजन के लिए ये आपका वैलिड है। अब जैसे मान लो, देखो मैंने कहा ना कि कोई भी सिस्टम है, मान लीजिए आपने गर्म चाय की प्याली हो, आपके सामने रखी है, कोई पिलाने वाली हो। कोई पिलाने वाली कभी नहीं मिलेगी, पहले जेई बनो तब मिलेगी। समझ में आया? और जो गर्ल स्टूडेंट भी हो कोई, तो बेटा ये बात जान लो, जिंदगी में इज्जत सिर्फ उन्हीं लड़कियों की होती है जिनके जो पैसा लेकर आती हैं, जो हर महीने पैसा कमा रही हो, उनकी इज्जत होती है। आज के जमाना ऐसा चल रहा है दुनिया में कि कोई अच्छे इंसान की इज्जत ही नहीं कर रहा है। जिसके पास पैसा है लोग उसी की इज्जत करते हैं। ठीक है, लक्ष्मी उसी उसी को मानी जा रही है जो पैसे लाती हो हर महीने। इसलिए जॉब होना बहुत जरूरी है, अपने पैरों पे खड़े होना बहुत जरूरी है, अपने फैमिली का नाम रोशन करिए आप लोग। आप लोग को मेरी तरफ से सजेशन है। फिलहाल अपने टॉपिक में वापस आते हैं। गर्म चाय की प्याली रखी है, कॉफी 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और सराउंडिंग का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जाहिर सी बात है हीट अंदर से बाहर की ओर जाएगा, क्योंकि मैंने कहा नेचर में एक नियम है, पहले से भगवान ने एक नियम बनाया हुआ है कि हर चीज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करती है। आप भी देखो, हीट 80 डिग्री सेंटीग्रेड से कुछ समय बाद कम हो जाएगा। कॉफी का जो टेम्परेचर है कुछ समय बाद कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उससे हीट निकल के सराउंडिंग में चली गई ना, हीट उससे निकल के सराउंडिंग में चली गई। इसलिए जो हमारी जो प्याली थी पहले तो गर्म रखी गई थी, लेकिन अब कुछ कुछ समय बाद ठंडी हो गई। अब वो ठंडी हो जाएगी तो आपकी औकात इतनी नहीं होगी कि आप बोल सको कि यार फिर से गर्म करो। या तो आप टाइम से पियो या तो फिर छोड़ दो, वो मिलने से रहा। दोबारा गर्म तो होगा नहीं, क्योंकि दोबारा वो गर्म ना हो लेकिन दूसरा कोई गर्म हो जाएगा। तो क्लॉसियस स्टेटमेंट को आप देखिए पहले, आप वो सब छोड़िए। क्लॉसियस स्टेटमेंट पहले आप स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, फिर हम इसको अपन समझेंगे। क्लॉसियस ने ये कहा, इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर अ हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क इनपुट। ये तो मैंने, तो सेकंड लॉ इतना आसान है ना यार, इतना आसान है कि मैंने अभी बताया आपको कि कूलर में पानी नीचे से ऊपर आपको पहुंचाना है, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, तो आपको वर्क देना पड़ेगा। वही क्लॉसियस स्टेटमेंट बोल रहा है। आप लो टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर में अगर आपको हीट सप्लाई कराना है तो आप डायरेक्टली नहीं करा सकते, आपको कुछ वर्क देना पड़ेगा। देखो वर्क देना पड़ रहा है। ये रेफ्रिजरेटर है मेरे भाई, लिख लेना, ठीक है। रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर और एंड लिख लो, चलो, एंड हीट पंप। हीट पंप और रेफ्रिजरेटर में क्या फर्क होता है मैं भी दिखा दूंगा। ठीक है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। अब रेफ्रिजरेटर देखिए होता क्या, यूज तो खूब किए, खूब ठंडा ठंडा पानी पिए तुम लोग हैं, पता नहीं होगा कि रेफ्रिजरेटर होता क्या है। ठंडा पानी पीने में तो मजा बहुत आता है, मतलब यानी कि गर्म चाहिए ही नहीं, ठंडा चाहिए। गर्मी में तो खूब रगड़े हो गए, लेकिन पता नहीं होगा किसी को रेफ्रिजरेटर को। अब आज आप लोग रेफ्रिजरेटर पढ़ो, कितनी शर्म की बात है। रोज ठंडा पानी पी रहे हो, लेकिन मालूम नहीं कि रेफ्रिजरेटर क्या होता है। चलो, आज तो मालूम चल ही गया। रेफ्रिजरेटर एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसी मशीन है जो कि लोअर टेम्परेचर को मेंटेन करती है, कंपेयर करती है सराउंडिंग से। मतलब सराउंडिंग के सामने तो आपका जो रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर है वो कम ही रहेगा, उसको कम ही रखेगी। उसका काम ही यही है कि सराउंडिंग के कंपेरेटिवली आपके रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर कम ही रहेगा। जैसे रूम का टेम्परेचर मान ली 30 डिग्री सेंटीग्रेड है और आपके रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से तो कम ही रहेगा। रेफ्रिजरेटर काम ये है, सराउंडिंग से आपके जो अंदर पूरा माल रखा हुआ है, पूरा खाने पीने वाला, वो ठंडा रखेगा। ये है रेफ्रिजरेटर का काम। यही काम होता है एसी का। उसका भी नाम क्या है? एसी, एयर कंडीशनिंग। वैसे उसका पूरा नाम है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। वो भी रेफ्रिजरेटर वाला ही काम कर रहा है। जैसे आपने रेफ्रिजरेटर के अंदर माल, रेफ्रिजरेटर के लिए माल क्या है? वो जो आप रखोगे। जैसे
सब्जी तरकारी, और ये गोभी बैगन, यही सब रखोगे उसमें, गाजर मूली, और जो लोग अंडा उंडा खाते हो वो रख सकते हो, ये सब रखोगे। तो रेफ्रिजरेटर के लिए माल ये सब है, माल पानी ये सब है। और एसी के लिए माल पानी क्या है? तुम, आप लोग हो एसी के लिए माल पानी। जो जितने कमरे में जितनी भी चीजें अवेलेबल है उसके लिए रेफ्रिजरेटर भी माल पानी है। क्योंकि रेफ्रिजरेटर के पीछे साइड वाला देखा करो खुला रहता है, उससे हीट बाहर निकलती है, उस हीट को भी बाहर एसी निकालता है। समझ में आया? तो नॉन लिविंग थिंग और लिविंग बींग्स सब उसके लिए माल पानी हो गए। समझ पाए? और हीट बाहर निकल रहा है, वो भी टेम्परेचर को लोअर मेंटेन किया हुआ है बाहर के मुकाबले। गर्मी में आप एसी चलाते हो, अंदर का टेम्परेचर कम रहता है, बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। उसका भी काम यही है, मेंटेन द लो टेम्परेचर कंपेरेटिवली और कंपेयर टू सराउंडिंग। उसके लिए सराउंडिंग बाहर है, रेफ्रिजरेटर के लिए सराउंडिंग आपका रूम का टेम्परेचर है। हाँ, अब रेफ्रिजरेटर कोई पागल तो होगा नहीं कि बालकनी में रखेगा। बालकनी में कोई रखता है क्या रेफ्रिजरेटर? पहले ये बताओ। आप बालकनी को बालकनी में क्या क्यों रखोगे? आपको रखना अंदर ही पड़ेगा। तो आपका रेफ्रिजरेटर खराब हो जाएगा, अभी एक दिन रखिए, आप देखिए सत्यानाश हो जाएगा। अब देखो, जैसे कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्या है, ये रेफ्रिजरेटर है। रेफ्रिजरेटर ले लो, चाहे आप हीट पंप बोल दो, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रेफ्रिजरेटर बोल दो या फिर हीट पंप बोल दो। देखिए, आप नीचे ओहो, ये कैसे हो गया? लोअर टेम्परेचर ना, लोअर टेम्परेचर से हाईयर टेम्परेचर के लिए अगर आपको हीट को ट्रांसफर कराना है तो आपको वर्क देना पड़ेगा। और रेफ्रिजरेटर ये है, रेफ्रिजरेटर जो है लो टेम्परेचर से हीट ले रही है और हीट और हाई टेम्परेचर पे आपको पहुंचा रही है, मतलब हाई टेम्परेचर पे वो हीट फेंक दे रही है। और इस टेम्परेचर को, लो टेम्परेचर को मेंटेन की हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझिए, मान लीजिए सिस्टम है आपका 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे और सराउंडिंग है आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब आपने 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कुछ हीट बाहर निकाल दिया, तो इसका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली थोड़ा कम हो गया। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, लेकिन बाहर का जो सराउंडिंग का टेम्परेचर वो तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे है ही। तो भाई, हमेशा हीट का फ्लो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होता है। तो कुछ टाइम बाद 30 डिग्री सेंटीग्रेड कुछ हीट फिर दे देगा उसको। तो जो 5 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया था वो फिर से 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। इसलिए आपको फिर से उससे हीट बाहर निकालना पड़ेगा। इसलिए एसी लगातार चलाना पड़ता है। अब एसी बंद कर देना, रूम फिर से गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर का जो टेम्परेचर है ना वो हीट प्रोवाइड कर दे रहा है, फिर से टेम्परेचर आपके रूम को फिर गर्म कर देगा। बाहर का जो तापमान है वो आपके रूम को फिर गर्म कर देगा। तो फिर से आपको एसी का काम क्या है? फिर से उस हीट को बाहर निकाल के फेंकना। इसलिए एसी लगातार चलानी पड़ती है, कुछ टाइम बाद बंद कर दो, देखो रूम फिर गर्म हो जाएगा। समझ पाए? इसलिए साइक्लिक प्रोसेस है, ये साइक्लिक प्रोसेस है। कंटिन्यूस, साइक्लिक का मतलब कंटिन्यूस, वही चलते जाना है। हीट अंदर आएगी, फिर हीट बाहर निकाल फेंकना, फिर हीट अंदर आएगी, फिर हीट बाहर निकाल के फेंकना, ये काम है। और इसमें हम लोग बात करते हैं जब हीट पंप और रेफ्रिजरेशन की, या फिर रेफ्रिजरेटर की, तो इसमें हम लोग ना कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बोलते हैं यहाँ पे ना, एफिशिएंसी नहीं बोलते। लेकिन इस केस में क्योंकि यहाँ टेम्परेचर लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में जा रहे हैं, तो यहाँ परफॉर्मेंस की बात करते हैं। जैसे हीट इंजन केस में परफॉर्मेंस देखते हैं, देखने के लिए एफिशिएंसी की बात करते हैं, तो यहाँ एफिशिएंसी की जगह सीओपी बोलते हैं अपन। तो सीओपी का फार्मूला जो होता है वो होता है बेसिकली डिजायर्ड इफेक्ट बाई डब्ल्यू इन। डिजायर्ड इफेक्ट क्या है? रेफ्रिजरेटर के केस में, रेफ्रिजरेटर के केस में लोअर टेम्परेचर होता है डिजायर्ड इफेक्ट। भाई रेफ्रिजरेटर के केस में आप क्या चाहते हो? रेफ्रिजरेशन के केस में मतलब चाहे एसी हो चाहे आपका रेफ्रिजरेटर हो, आप चाहते हो ठंडा माहौल रहे, आप यही चाहते हो ना, इसलिए आपको लो टेम्परेचर लेना पड़ेगा। तो इसमें इस केस में आपको क्यू एल जो लो टेम्परेचर से जो हीट हीट बाहर निकल रही है वो लेना पड़ेगा अपना, फॉर फॉर रेफ्रिजर फॉर रेफ्रिजरेटर।
और क्यू हाई लेना पड़ता है। देखो हीट पंप का काम ये है कि रूम को गर्म करना। हीट पंप को का काम होता है रूम को गर्म करना। तो इसलिए उसमें हाई क्यू एच जो होता है, उसमें जो क्यू एच होता है वो आपका डिजायर्ड इफेक्ट होता है। अब डब्ल्यू इन देख लो, क्यू एच माइनस क्यू एल, क्यू एच माइनस क्यू एल ही डब्ल्यू इन होगा। और सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होता है, क्यू एल बाई डब्ल्यू मैंने बताया। और सीओपी ऑफ हीट पंप क्या हो जाएगा, क्यू एच बाई डब्ल्यू। तो डब्ल्यू इनपुट होता है, जो जो वर्क आप दे रहे हो या आपके पास है, आप दे रहे हो, ठीक है, सिस्टम को। और ये जो दोनों इक्वेशन है, ये देखो ये सब इक्वेशन एकदम राम बाण है, ये आपको मतलब आज सेकंड लॉ में जितना भी चीजें बताया जा रहा है ना, एक लाइन आप नहीं छोड़ सकते। आसान तो बहुत है, लेकिन ये सब चीजें आपको एकदम एकदम याद होनी चाहिए, कंठस्थ होनी चाहिए। ठीक है, डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा आपसे, एक लाइन का यही तो पूछा था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये। सेकंड लॉ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, 100% आएंगे आपके पेपर में, पहले भी आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। आज वाले लेक्चर से इतने क्वेश्चन आएंगे, आप देख लेना। और इसलिए आपको हर चीज याद होनी चाहिए, जितना आज मैं बता रहा हूँ 2 घंटे में। स्टार्टिंग के 5 बेसिक लेक्चर और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज वाला लेक्चर। हो सकता है अगले अगले लेक्चर प्रयोग सॉफ्टवेयर से कुछ ना आए, लेकिन इससे तो आएगा ही। इससे तो 5 क्वेश्चन कम से कम का आएगा थर्मो में, ये आप लिख के आज के सिर्फ 2 घंटे से। ये इक्वेशन जो है ना, ये और ये आपका रेफ्रिजरेटर चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, ये यूज होगा। आपका हीट पंप चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, वो यूज होगा। ठीक है, वो आप यूज कर सकते हो। मतलब देखो सीओपी ऑफ हीट पंप जो होता है, वन प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर होता है। जो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर है और सीओपी ऑफ हीट पंप, इसको आप प्रूव कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्यू एल ले लो आप, क्यू एल डब्ल्यू इन दिया है ना, क्यू एच माइनस पी, इसको आप जब सॉल्व करोगे, यहाँ रख दो ना, सीओपी ऑफ हीट पंप है, ये रख दो। और सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर है, क्यू एल बाई डब्ल्यू इन रख दो, देखो सेम आ जाएगा, दोनों साइड, दोनों साइड सेम आ जाएगा। तो सीओपी ऑफ हीट पंप जो है, वन प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या बताऊं। इससे आपको छोटा सा क्वेश्चन बना के दे सकता है। हाँ, हाँ, ई का हो गया कल्याण। क्या क्या हो जाता है यार, देखिए ना, ऐसे ही हो जाता है कुछ भी। बस ये जान लो कि इंपॉर्टेंट है, ज्यादा होशियार बनने के चक्कर में बैंड बज जाती है। देखो, और दोनों जो स्टेटमेंट्स है ना, वो पैरेलल स्टेटमेंट्स है। पैरेलल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है, कि अगर आपका एक सेटिस्फाई हो रहा है, दूसरा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है ना, तो इसका मतलब तो भी सेकंड लॉ वायलेट हो रहा है। दोनों सेटिस्फाई होगा तब आप कह सकते हो कि सेकंड लॉ वायलेट नहीं हो रहा है। एक भी अगर डिसोबे हो रहा है तो दूसरा अपने आप डिसोबे हो जाएगा। एक गलत हुआ तो दूसरे को देखने की जरूरत नहीं, वो भी गलत ही होगा। दूसरा वाला गलत है स्टेटमेंट, तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है किसी सिचुएशन में, तो पहला वाला गलत ही माना जाएगा, फिर आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है। अब आप बात करते हैं पर कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल एक्चुअली एक रेफरेंस साइकिल है, आप समझिए। इससे हम दुनिया के जितने भी साइकिल बने हैं, ये क्योंकि एक हाइपोथेटिकल साइकिल, ऐसी दुनिया में कोई साइकिल है ही नहीं, पहली बात। लेकिन हमने एक सबसे अच्छी साइकिल मानी कि इससे हम इसको बेस रखते हैं, और इसी साइकिल से हम दुनिया की जितनी भी साइकिल बनाएंगे, चाहे पावर प्लांट वाली साइकिल हो, चाहे आपकी रेफ्रिजरेशन साइकिल हो, सबको, चाहे आपकी ऑटो साइकिल हो, चाहे आपकी डुअल साइकिल हो, चाहे आपकी डीजल साइकिल हो, जितनी भी साइकिल, लिनॉइड साइकिल हो, स्टर्लिंग साइकिल हो, दुनिया की जितनी भी साइकिल्स हैं, सारी साइकिल्स को हम इसको बेस मानेंगे और इससे कंपेयर करके देखेंगे कि भाई ये वो साइकिल कितनी अच्छी होगी। सबसे अच्छी साइकिल ये है। अब इसमें जो जो गुण हैं, उसके गुण और इसके गुण को मिलाएंगे, देखेंगे भाई कितने गुण मिल रहे हैं, भाई शादी करने के लायक है कि नहीं, गुण कितने मिल रहे हैं, ये अपन देखेंगे। तो इसलिए कंपेयर करने के लिए साइकिल ऐसी हाइपोथेटिकल बनाई गई। इसको रिवर्सिबल साइकिल बताया गया। दुनिया में कोई साइकिल ऐसी रिवर्सिबल होती नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें पढ़ना है, हमें समझना है चीज़ों को, और अच्छे से समझना है, तो इसलिए ऐसी साइकिल बनाई गई और बता दिया गया कि ये साइकिल जो है रिवर्सिबल है। लेकिन दुनिया में ऐसी कोई साइकिल है नहीं एक्चुअलिटी में। क्वेश्चन तो आपसे मैंने पूछा जाएगा। इसमें देखो 4 प्रोसेस होते हैं, ये आपको याद होनी चाहिए, ये साइकिल आपको याद होनी चाहिए, बेस है ये। ठीक है, देखो इसमें होता क्या है,
1 से 2, देखो मैं आपको एक एक प्रोसेस अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। आप देखिए 1 से 2 क्या बोला है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, T1 और T2 कांस्टेंट है जो कि हाइयर टेम्परेचर है, ठीक है। T1 T2 क्या है, कांस्टेंट है जो कि हाइयर टेम्परेचर है। और ये एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर जा रहे हैं, जब दूर जा रहे हैं तो जब मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे तो एक दूसरे को धक्का नहीं मार पाएंगे, कोलिजन नहीं हो पाएगा, टकराव नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं हो पाएगा, तो प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। और दूर जा रहे हैं तो मतलब वॉल्यूम ज्यादा लगे बढ़ेगा। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब ये होता है कि प्रेशर होगा कम। और आइसोथर्मल का ग्राफ मैंने बताया ही था आपको, पीवी डायग्राम पिछले याद करिए आप, कि आइसोथर्मल का कर्व देखिए ऐसे बनता है, 1 से 2 जब आप जा रहे हो, एक्सपेंशन का कर्व ऐसे बनता है 1 से 2। तो देखो 1 से 2 जब जा रहे हैं अपन, तो T1 इक्वल टू T2 तो है जो कि हाइयर टेम्परेचर हम पर मान लेते हैं। और 1 से 2 आइसोथर्मल एक्सपेंशन, क्यों एक्सपेंशन है, क्योंकि क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है और आपका प्रेशर कम हो रहा है। अब आप देखिए एडियाबैटिक एक्सपेंशन, इसमें भी वही होगा, एक्सपेंशन है ना, होना वही है। क्या होना है, क्या होना है, वॉल्यूम बढ़ना है, प्रेशर कम होना है। देखो प्रेशर कम हो रहा है और वॉल्यूम 2 में देखो वॉल्यूम कम था, 3 में वॉल्यूम ज्यादा है। अब देखिए आप 3 to 4 आइसोथर्मल कंप्रेशन, कंप्रेशन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो है पास आ रहे हैं, टकराव हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, हीट रिलीज होगी। और समझ रहे हो ना, टकराव होगा, पास आ जाएंगे तो मतलब वॉल्यूम कम हो गया। तो 3 में देखिए वॉल्यूम ज्यादा है, 4 में वॉल्यूम कम है, ठीक है। और प्रेशर भी बढ़ रहा है, देखिए 3 में प्रेशर कम है, 4 में प्रेशर ज्यादा है। अब आप देखिए 4 to 1, 4 to 1 आप देखिए, ये भी एडियाबैटिक कंप्रेशन है, मतलब कंप्रेशन मतलब प्रेशर बढ़ेगा और वॉल्यूम घटेगा। देखिए 4 में वॉल्यूम ज्यादा है, 1 में वॉल्यूम कम है। बस इसमें कर्व का डिफरेंस है, क्योंकि मैंने बताया था जो एडियाबैटिक स्लोप होती है ना, एडियाबैटिक की जो स्लोप होती है वो गामा टाइम्स ज्यादा होती है आइसोथर्मल के। तो जो आइसोथर्मल का स्लोप देखिए, इसमें चढ़ना आसान होता है, देखिए ये भी आइसोथर्मल है, तो इसमें चढ़ना आसान है। लेकिन एडियाबैटिक वाला जो कर्व है इसमें चढ़ना कठिन होता है। मैंने आपको बताया था कि एडियाबैटिक वाला जो होता है उसमें चढ़ना कठिन होता है, ज्यादा स्टीपर कर्व बनता है, ज्यादा स्टीपर बना है। बस आपको ये सब चीजें याद रखनी है। देखिए कर्व बन गया, क्या था इसमें, 2 कौड़ी की चीज, कोई बड़ी चीज थोड़ी ना थी, और आपको ये याद होना चाहिए। अब आप मैंने बनाया, इसमें हीट सप्लाई हो रहा है, इसमें हीट रिजेक्शन हो रहा है। भैया एक बात बताओ, आइसोथर्मल केस में हीट सप्लाई होता है, बिल्कुल होता है भाई। कब होता है, एक्सपेंशन में होता है। क्यों होता है एक्सपेंशन में, देखो एक्सपेंशन में क्या होता है, प्रेशर कम हो रहा है तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर भी कम होगा। तो जो टेम्परेचर कम होता है तो हम नहीं चाहते कि टेम्परेचर कम हो, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस रखना है ना। आइसोथर्मल का मतलब होता है वेरी स्लो प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर सेम रहे, तो टेम्परेचर सेम रखना है हमें। और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है तो टेम्परेचर भी कम होगा, और टेम्परेचर कम ना हो रहा है तो इसलिए हम थोड़ा हीट सप्लाई करेंगे। यही कारण है कि हीट सप्लाई हो रहा है। ये सब मैंने बताया है पहले एकदम अच्छे से। और फिर उसके बाद ये जो आपका रिजेक्शन है, हीट रिजेक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि ये कौन सा प्रोसेस है, ये कौन सा प्रोसेस है, 3 to 4, देखिए आइसोथर्मल कंप्रेशन। ये फिर से आइसोथर्मल है, लेकिन क्या हो रहा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हम चाहते हैं टेम्परेचर कम हो, तो अंदर से कुछ हीट बाहर निकाल देंगे, टेम्परेचर कम हो जाएगा। समझ में आया? तो ये है आपका हीट रिजेक्शन। तो ये था आपका क्या, जो भी था, लेकिन इसमें मेन चीज तो लिखी ही नहीं है, मैं लिख देता हूँ ना, क्या दिक्कत है। 1 - T लोअर बाई T हाइयर, ये एफिशिएंसी होती है। इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप बस इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कार्नोट एफिशिएंसी है, ये बेसिक एफिशिएंसी है, मींस इसी एफिशिएंसी से दुनिया की सारी एफिशिएंसी का बेस है ये, ठीक है ना। मतलब इसी से कंपेयर करेंगे सबको। और इसकी जो एफिशिएंसी होगी वो मैक्सिमम होती है। इससे जो एफिशिएंसी कार्नोट निकालती है, इससे मैक्सिमम कोई एफिशिएंसी निकाल नहीं सकता। मतलब कोई भी डिवाइस, कोई भी इंजन दुनिया का इससे ज्यादा एफिशिएंसी नहीं दे पाएगा।
जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मान लो एक आपका सोर्स है 1000 केल्विन का, ठीक है। आपका एक हीट इंजन है, एक हीट इंजन है और इसमें कुछ हीट दिया गया होगा, सपोज डेट मैं भी बताता हूँ सब आपको, और ये आपका 500 केल्विन है और ये कुछ वर्क प्रोड्यूस किया है। अब एक कोई गजोधर नाम का एक आदमी है, गजोधर, ये बोल रहा है कि इसने एक ऐसा इंजन बनाया है, एक ऐसा इंजन बनाया है जिसकी एफिशिएंसी 70% है। वो ये बोल रहा है गजोधर, गजोधर क्या बोल रहा है, उसने एक ऐसा इंजन बनाया है जिसकी एफिशिएंसी क्या है, 70%। अब हम इसकी कार्नोट एफिशिएंसी चेक करते हैं। एफिशिएंसी क्या है इसकी, कार्नोट एफिशिएंसी 1 - टी लोअर, टी लोअर कितना है 500, टी हाइयर कितना है 1000, मतलब लोअर टेम्परेचर कितना और हाइयर टेम्परेचर कितना है, यही तो है लोअर, ये टी लोअर मतलब टी लोअर, टी हाइयर मतलब टी हाइयर टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हम देखें तो ये आया 50%। मैंने कहा था कि जो एफिशिएंसी कार्नोट देता है उससे ज्यादा एफिशिएंसी कोई दे ही नहीं सकता। तो जो इन्वेंटर है जिसने ये हीट इंजन बनाया, गजोधर साहब ने, ये बेईमान आदमी है कि नहीं, ये बताओ पहले, बेईमान आदमी है कि नहीं है, ये एक नंबर का दुष्ट आदमी है, इसने झूठ बोला तुमसे, इस बेईमान आदमी ने तुमसे झूठ बोला, कितना घटिया इंसान होगा, इसके मुंह में काली पोतो, इसने झूठ बोला। इसने कहा कि 70% एफिशिएंट है ये इंजन, लेकिन एक्चुअल में ये इंजन 70% एफिशिएंट नहीं हो सकता, क्योंकि इस इंजन का हमने निकाला कार्नोट एफिशिएंसी, और कार्नोट एफिशिएंसी सिर्फ 50% था यार। जब वो ही 50% है तो ये गजोदरबा तो झूठ बोल रहा था। तो इसलिए और तो कुछ नहीं बचा रही ना। हाँ देखिए, देखो कार्नोट जो साइकिल होता है ना, इसमें आप देख रहे हो आइसोथर्मल, आप जानते हो कि स्लो प्रोसेस होता है। एडियाबैटिक जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है कि जिसमें हीट ट्रांसफर जीरो हो। एक बात बताओ, हीट ट्रांसफर कैसे जीरो हो सकता है, हीट ट्रांसफर तभी जीरो हो सकता है जब प्रोसेस इतना फास्ट हो कि मौका ही नहीं मिल रहा है कि वो हीट ट्रांसफर कर सके, मौका ही नहीं मिल रहा है। मान लो मैं आपको बोलूं कि मेरे घर में जाना और ये सामान मेरे घर में दे देना, ये वाला गेट है, यहाँ से 1 किलोमीटर मतलब यानी कि 200 मीटर की दूरी पे घर दिख रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि ये सामान घर में जाके रख देना। सपोज दैट आप बाइक से जा रहे हो, चलाते चलाते थोड़ा स्पीड अगर आपकी 20 किलोमीटर प्रति घंटे है, तब तो आप सामान देना आसान होगा। आप ऐसे जाओगे और ऐसे ऐसे सामान ऐसे आप पकड़ा दोगे और अपनी गाड़ी से निकल जाओगे। मान लो आप साइकिल से जा रहे हो तो और आसान है देना। अब बाइक से 60 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हो तो देना मुश्किल होगा ना भाई, आप साइंस से निकल जाओगे, आपको देने का मौका ही नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए आप हवाई जहाज से जा रहे हैं एकदम स्पीड से, तो आपको देने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो हीट देने का मौका नहीं मिल रहा, ना हीट देने का मौका मिल रहा, ना हीट लेने का मौका मिल रहा। समझ रहे हो बात को। तो ऐसे प्रोसेस जहां पे एक एक प्रोसेस बहुत ही स्लो करवाएं, फिर दूसरा प्रोसेस एकदम फट, फिर दूसरा प्रोसेस एकदम स्लो, फिर अगला प्रोसेस एकदम फट, ऐसी साइकिल बनाई बनाई जा सकती है क्या कि एक में एकदम हवाई जहाज की स्पीड चलो फिर दूसरे में साइकिल बन जाओ, फिर हवाई जहाज की स्पीड से बनो फिर साइकिल बन जाओ, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए इट इज नॉट अ प्रैक्टिकल साइकिल, कार्नोट साइकिल। व्हाई? बिकॉज one process is very slow and next process is very fast, which is practically impossible। ठीक है, यही कारण है कि कार्नोट साइकिल जो है आपकी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाती। तो अब हम आगे पढ़ेंगे आपके कुछ स्टेटमेंट्स करते हैं। कार्नोट थ्योरम, देखो जब टेम्परेचर लिमिट सेम होती है ना, नो इंजन हैज एफिशिएंसी ग्रेटर देन कार्नोट एफिशिएंसी। ये तो मैंने पहले बोल दिया, कार्नोट साइकिल की जो एफिशिएंसी होती है सबसे ज्यादा होती है, और उसी को रिवर्सिबल एफिशिएंसी बोलते हैं। रिवर्सिबल जो एफिशिएंसी होती है बेसिकली कार्नोट की ही होती है, ये बेसिकली कार्नोट की ही होती है, हमने इसी को कार्नोट माना है। और दुनिया के जितने भी इंजन होंगे प्रैक्टिकली वो तो इरिवर्सिबल ही होंगे। तो इरिवर्सिबल की कभी भी रिवर्सिबल इंजन से एफिशिएंसी ज्यादा हो ही नहीं सकती।
ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सब चीज़ का प्रूफ है यार, लेकिन प्रूफ अब मैं डेरिवेशन कराऊंगा, समझ रहे हो, बहुत लंबा पड़ जाएगा। फिर कम से कम 15 घंटे लगेंगे सिर्फ सेकंड लॉ करवाने में, और 10 घंटे लग जाते हैं पूरा सेकंड लॉ करवाने में। लेकिन जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी जेई में भी इतना ही पढ़ाया जाता। अब देखो, एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग फ्लूइड। फ्लूइड कोई भी डाला उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एफिशिएंसी क्योंकि टेम्परेचर लिमिट में वो डिपेंड करती है ना। एफिशिएंसी आप देखिए, तो अभी मैंने पहले ही अभी 1 मिनट पहले लिखा है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 - टी लोअर बाई टी हाइयर। जब यार एफिशिएंसी आपकी टेम्परेचर में डिपेंडेंट है, तो उसमें से क्या फर्क पड़ता है कि उसमें अगर गामा में डिपेंड करती ना, गामा, तो समझ में आता कि भाई गामा क्योंकि हीलियम का दूसरा होता है, हाइड्रोजन का दूसरा होता है, एयर का दूसरा होता है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबका गामा अलग निकल के आता है। लेकिन यहाँ गामा तो है ही नहीं ना भाई, तो यहाँ सिर्फ टेम्परेचर है। तो रिवर्सिबल इंजन मतलब कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन जो होता है, कार्नोट इंजन, उसका तो सिर्फ और सिर्फ मतलब एफिशिएंसी जो है सिर्फ टेम्परेचर लिमिट में वो निर्भर होती है। ऐसे ही आपका हो गया, क्या कहते हैं, रिवर्सिबल इंजन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये तो मैंने बता ही दिया। ये तीनों पॉइंट आप अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे से रखिए। रिवर्सिबल इंजन में Q1/T1 Q2/T2 हो जाता है। मतलब कैसे होता है देखो, मैंने पहले ही बताया था, ये वाली जो एफिशिएंसी होती है इंजन की, 1 - Q2/Q1, Q2 जो लोअर टेम्परेचर के मतलब सिंक जो होता है लोअर टेम्परेचर, T2 उसके ऊपर जो हीट गिर रही है जिसको वो कलेक्ट कर रहा है वो वाली हीट है। और Q1 वो है जो सोर्स से जो हीट निकल रहा है इंजन पे जा रहा है, वो सोर्स से Q1 है। मतलब हाइयर टेम्परेचर T1 है और T2। तब आप, अरे यार ये तो कुत्ता जो है ना, कुत्ता लोग अलग रात में पगला जाता है। दिन में ही पगलवा लोग पता नहीं क्या करता है, रात में भौंकना चालू कर देगा, एकदम ऐसा भौंकेगा कि मतलब अब पागलों की तरह चिल्ला रहा है कुकुर, इसीलिए इनको कुत्ता कहा जाता है। देखिए आप लोग, Q2/Q1 को आप लिख सकते हो T2/T1, वही तो मैंने लिखा है। Q1 को आप यहाँ नीचे ला दो तो T2 तो यहाँ चला गया, तो T2/T1 इक्वल टू Q2/Q1। ये आप रिवर्सिबल इंजन, जब इंजन आपका रिवर्सिबल होगा तभी आप इस तरीके से लिख सकते हो, याद रखना इस बात को। क्योंकि ये वाला जो है ना Q2/Q1, ये आपका रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों केस में वैलिड है। लेकिन जो T2/T1 है ना, ये सिर्फ व सिर्फ रिवर्सिबल इंजन में वैलिड है। याद रखना आप, ये तभी लिख सकते हो जब आपका रिवर्सिबल इंजन हो। याद रखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप Q2/Q1 को टेम्परेचर के फॉर्म में लिख रहे हो, T2/T1, ये तभी लिख सकते हो जब ये रिवर्सिबल इंजन हो, अदरवाइज नहीं लिख सकते। आज इतना भूखेगा कि क्या बताएं। अब जैसे रेफ्रिजरेटर है, वहाँ डिजायर्ड इफेक्ट मैंने कहा था कि लोअर टेम्परेचर वाला हीट होता है वहाँ डिजायर्ड इफेक्ट QL। तो ऊपर से QH - QL किया आपने, ये वर्क होता है WE। अब देखो पूरा पूरा ग्रुप आ गया भूखने वाला। COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, तो QL को हमने दे दिया TL और TH - TL, उसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर। मतलब आप लोग कंफ्यूज मत होना, देख लीजिए आप लोग। अरे यहीं बना देते हैं यार, उसमें क्या, देखो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जैसे T हाइयर है, तो ये आपका QH है, ठीक है। ये आपका हीट इंजन है, ये आपका QL है, ये आपका TL है, ये आपका वर्क है। तो आप देखिए QH के करस्पॉन्डिंग क्या है टेम्परेचर, TH। QL के करस्पॉन्डिंग क्या है, T लोअर। वही तो मैंने किया है, QL के करस्पॉन्डिंग क्या, मतलब इधर वाले में देखिए, Q1 ले लिया मैंने ना यहाँ पे। हाँ ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है यार, Q1 मतलब ज़्यादा टेम्परेचर है। जो Q1 लिया है मैंने वो QH है यहाँ पे। QH को Q1 ले लो चलो, TH को T1 भी ले लेते हैं चलो, और QL को हम ले लेते हैं Q2 ले लेते हैं, और TL को हम ले लेते हैं T2। बस अब देख लीजिए, आप समझ गए भाई जी।
देख लो आप, क्यू एच इजकल टू क्यू, मतलब यानी कि क्यू वन बाई टी, क्यू वन की जगह क्यू वन की करस्पॉन्डिंग क्या है टी वन, और क्यू टू की करस्पॉन्डिंग क्या है टी टू। यहाँ पे देखिए क्यू टू के करस्पॉन्डिंग टी टू है, क्यू वन करस्पॉन्डिंग टी वन। ये इक्वेशन याद रखना, इरिवर्सिबल इंजन के लिए होता है। और देखो सीओपी जो रेफ्रिजरेटर का होता है ना, वो हो सकता है कि वन आए, या हो सकता है कि ग्रेटर देन वन आए, हो सकता है लेस देन वन आए, लेकिन एफिशिएंसी की वैल्यू हमेशा वन से छोटी होती है। अब ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट टॉपिक है आज का, और आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट टॉपिक है। और इन्हीं सबसे क्वेश्चन बनते हैं यार पूरा। अभी तो मैं आपको इतना बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा, यूपीएससी सिविल सिविल सर्विस में भी पूछा गया है, कन्वेंशनल में यूपीएससी में, और इंजीनियरिंग सर्विस में भी पूछा गया है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में भी पूछा गया, तीनों में जगह पूछा गया सवाल कन्वेंशनल में। और मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप इन चीज़ों को अप्लाई करना भी सीख लो, क्योंकि देखो कल कुछ क्वेश्चन कुछ ऐसा घुमा फिरा दिया, छोटा क्वेश्चन ही बनाया, लेकिन उससे कुछ आपको समझ तो आएगा ना प्रैक्टिकली कि आखिर ये क्यों ऐसे लिख रहे हैं हम लोग। देखो, क्लॉसियस इनइक्वलिटी इज वैलिड फॉर साइकिल, और ये नेचर ऑफ द साइकिल बताता है कि साइकिल इरिवर्सिबल साइकिल है कि इरिवर्सिबल साइकिल है या इम्पॉसिबल साइकिल है। मान ली ये जो देखो इंटीग्रेशन में, जब इंटीग्रेशन में ऐसा साइन होता है ना, तो ये क्या शो करता है पता है, ये शो करता है कि साइक्लिक है। साइक्लिक इंटीग्रल इसे बोलते हैं, साइक्लिक इंटीग्रल मतलब साइकिल में चल रहा है ये। तो डो क्यू बाई टी इज लेस देन जीरो अगर आ जाए तो समझ लो इरिवर्सिबल साइकिल है। डो क्यू बाई टी इज इक्वल्स टू जीरो आ जाए तो समझ लो रिवर्सिबल साइकिल है। इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड सरफेस या फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डो क्यू बाई टी ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो समझ लो इम्पॉसिबल साइकिल है। मतलब वही गजोधर वाली साइकिल, गजोधर वाली साइकिल वही है। अब ये आपका एक क्वेश्चन है, इतना दिया हुआ है और आपसे पूछ क्या रहा है पता है, आपसे इसमें ये सवाल पूछा जा रहा है, वही मैं बताता हूँ आपसे क्या सवाल पूछा जा रहा है। आपसे ये पूछा जा रहा है क्यू ए, अब आप बताइए क्यू बी और क्यू सी ना, उसका डायरेक्शन का पता। देखो सेकंड लॉ में डायरेक्शन कैसे मालूम चलता है, इस क्वेश्चन में मालूम चल जाएगा डायरेक्शन कैसे मालूम चल रहा है। और दूसरी चीज ये, सेकंड लॉ हमको डायरेक्शन भी तो बता रहा है क्लॉसियस इनइक्वलिटी के थ्रू। देखिए मतलब एंट्रोपी के थ्रू बताता है, लेकिन आप इनइक्वलिटी से भी आप समझ सकते हैं, क्वेश्चन से समझ सकते हैं। इसमें आप देखिए एक चीज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पहले लगाते हैं, फर्स्ट लॉ लगाते हैं। देखो इसमें हम ऐसा कर सकते हैं, एज पहले हम ना क्या करते हैं ना, डायरेक्शन को एज्यूम कर लेते हैं। हम मान लेते हैं क्यूबी का जो डायरेक्शन है वो ऐसे है, और क्यूसी का डायरेक्शन भी इस नीचे साइड ही है, हम पर ये एज्यूम कर लेते हैं। और क्योंकि ये इंजन, ये हमारा सिस्टम है, ये डिवाइस हमारा सिस्टम, इस सिस्टम को अगर आप देखिए तो इसमें क्यू ये वाला इसमें अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है, इसको हम प्लस लेते हैं 5000। अब इससे हम देख रहे हैं कि क्यूबी और क्यूसी और डब्लू दो तीनों बाहर जा रहा है, तो इसको आप लिख दीजिए डब्लू, तीनों बाहर जा रहा है ना, तो इक्वल्स टू के उस साइड रखिए फिर आप। डब्लू क्या है, 2000 है, पहले लिखते हैं ऐसे डब्लू प्लस क्यूबी प्लस क्यूसी, ये हमने लगाया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब आप लगाइए क्लॉसियस इनइक्वलिटी। क्लॉसियस इनइक्वलिटी क्या बोल रहा है, क्या बोला था, और ये एक रिवर्सिबल इंजन है, ये पहले ही क्वेश्चन में मेंशन है कि रिवर्सिबल इंजन है, तब हम लोग क्लॉसियस इनइक्वलिटी लगा सकते हैं। रिवर्सिबल इंजन जो होता है, डो क्यू बाई टी इज इक्वल्स टू जीरो आना चाहिए फॉर रिवर्सिबल, मैंने अभी पीछे लिखा था फॉर रिवर्सिबल इंजन, तो इस्तेमाल करो ना इसको। तो क्यू ए बाई 1000, ठीक है, प्लस, नहीं माइनस अब लेंगे, क्यों, क्योंकि इंजन में ये वाला क्यू अंदर आ रहा है और ये दोनों क्यू जो है बाहर जा रहा है, तो बाहर वाले को माइनस लेंगे। तो क्यू बी बाई 300, और ये भी इसके बाद वाला भी, क्योंकि ये इंजन से जो है बाहर जा रहा है, तो क्यू सी बाई 500, और इसको होना पड़ेगा जीरो क्योंकि ये लिखा हुआ है। इस तरीके से डो क्यू बाई टी पूरे साइकिल का, डो क्यू बाई टी, क्यू बाई टी पूरे साइकिल का लेना है, क्यू बाई टी मतलब क्यू ए बाई 1000, क्यू ए बाई 1000, क्यू ए हमारा 5000 है, वो बात अलग है। तो यहाँ 5000 बाई 1000 5 हो जाएगा, माइनस क्यू बी बाई 300 माइनस क्यू सी बाई 500 इज इक्वल्स टू जीरो। अब मान लीजिए, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, देखिए डब्लू आपका दिया हुआ है, डब्लू कितना है 1000,
अब यहाँ से हम लिखें क्यू बी प्लस क्यू सी इज इक्वल्स टू 4000। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, क्यू बी को लिख लेता हूँ 4000 माइनस क्यू सी। ठीक है, आप लोग कर लोगे अब आगे। तो क्यू बी का ये आ गया, अब यहाँ इस इक्वेशन में रख दीजिए, इक्वेशन 1 में इसको इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए इस वाले इक्वेशन में, आप देखिए आंसर 5 माइनस, चलो कर ही देते हैं, 5000 माइनस क्यू सी बाई 300 माइनस क्यू सी बाई 500 इज इक्वल्स टू 0। तो एक काम करो, क्या कर सकते हो, क्या किया जाए बताओ, कुछ मत करो ना, 100 से पूरे को मल्टीप्लाई करो, 500 माइनस 4000 माइनस क्यू सी बाई 3 माइनस क्यू सी बाई 5 इजकल्स टू 0। फिर उठाओ, चलो अब क्या कर सकते हैं आप, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको 15 एलसीएम लेना पड़ेगा, सीधी सी बात है, कैलकुलेशन बड़ा है क्योंकि कन्वेंशनल में आता है ना, वो कैलकुलेटर उसमें आप यूज कर सकते हो। क्या होगा 15, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। हाँ तो 15 इंटू 5, 15 इंटू 5 मतलब 5 10 जा 50, 5 5 25 मतलब 75, तो 75 7500 माइनस 3 5 5 इंटू 4000 माइनस क्यू सी माइनस 3 क्यू सी इक्वल्स टू 0। ये 15 गया उधर और समाप्त हो गया। अब आप इतने को सोल्व कर दिए, अरे इसका तो लगा है उड़ा पड़ा रहा था, माइनस 20,000 प्लस 5 क्यू सी माइनस 3 क्यू सी इसका टू 0। अब आप एक काम करो, 20,000 को उधर ले जाओ और ये 2 क्यू सी कर दो, 2 क्यू सी इज इक्वल्स टू 20,000 में 7,500 आपको माइनस करना है, तो 13.5, 13.5 में 500 जोड़िए आप, 14,000, 14 13.5 12.5 हो गया ना यार, 12.5 में आप 500 जोड़िए 13,000, और 13,000 में 7,000 20,000, तो आप कर लो 12,500, 12,500। और जब क्यूसी आप निकालोगे, सॉल्व करो कितना हुआ, 2 6 12, 2 2 4, 6250 होगा सर, 2 2 6 2 6 12, 2 2 4, 1 2 5 10 0, 6250 जो लिया आपका आता है। तो क्यूसी की वैल्यू जो आई है वो आपकी 6250 आ रही है, क्यूसी की वैल्यू 6250। अब देखो यहाँ खेल हो गया, अब हम क्यूबी जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ था वो क्या था, 4000 माइनस क्यूसी, तो 4000 माइनस 6250, तो मेरे भाई क्यूबी तो आपकी निगेटिव आ रही है, देखो क्यूसी हमारा पॉजिटिव आया है, मतलब इससे ये मालूम चलता है ना कि क्यूसी पॉजिटिव आया है, मतलब आपने जो क्यूसी की डायरेक्शन ली थी वो सही है, लेकिन जो आपने क्यूबी की डायरेक्शन ली थी वो गलत है। मतलब हमने जो क्यूबी की डायरेक्शन एक्चुअल में ली थी वो क्या थी, हमने नीचे लिया था, हमने ये माना कि रिवर्सिबल इंजन से वो बाहर की ओर जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में एक्चुअल में वो किधर जा रहा है, वो ऐसे ऐसे जा रहा है। ये तो सही था, ये वाला हम जो रिज्यूम किए थे वो सही था, लेकिन ये ऊपर की ओर जा रहा है। निगेटिव साइन का मतलब बस ये है, हुआ और कुछ नहीं। समझ पाए, इस तरीके से इस्तेमाल होती है चीजें। तो बधाई हो, आज आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छे तगड़े क्वेश्चन से आपको क्लॉसियस इनइक्वलिटी भी मैंने समझा दी है, और छोड़ा कुछ नहीं गया है, आप ये मत सोचना कुछ चीज छोड़ी गई है, सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझाए गए आपको। बहुत बेफिक्र होकर आप पढ़िए, इसके बाहर आपका एक क्वेश्चन नहीं जाएगा, यही आता है, यही जनरली यही सब चीजें हैं। ऑब्जेक्टिव में तो इतने बड़े क्वेश्चन आएंगे नहीं, इतना बड़ा क्वेश्चन मैं करवाया हूँ आपको, लेकिन वो समझाना जरूरी था, क्रॉसेस इनइक्वलिटी समझाने का और कोई तरीका नहीं था आपको। तो ये आप आज आपका थर्मोडायनेमिक्स, हो सकता है आप अगला लेक्चर आपका लास्ट लेक्चर हो थर्मोडायनेमिक्स का, और बस आज के लिए जो ख़त्म करते हैं, और आप लोग खूब मेहनत करिए, खूब पढ़िए,
जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। कितना, 2 महीना बचा है, 1.5 महीना बचा है। हाँ, 1.5 महीना बहुत होता है यार। 3 3 महीना तो लोग पढ़ के पीएससी क्लियर कर दे रहे हैं। तो आप हमेशा मोटिवेट रहो कि यार मतलब कोशिश करो कि हर दिन मिनिमम 8 घंटे, 7 8 घंटे तो निकाल के एकदम पढ़ो, जितना आपकी मतलब कैपेसिटी हो। ऐसा नहीं कि जान दे रहे हैं। ठीक है, बाय, गुड नाइट।